हेलो एवरीवन। मैं इंदु आसेरी राजकीय महाविद्यालय आबू रोड से। आज हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र की प्रकृति अथवा स्वभाव के बारे में, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। कि अर्थशास्त्र जो विषय है हमारा, वह किस नेचर का है। क्या अर्थशास्त्र एक विज्ञान है? अगर विज्ञान हम मान लें अर्थशास्त्र को, तो कैसा विज्ञान है? वास्तविक विज्ञान है अथवा आदर्श विज्ञान है? क्या अर्थशास्त्र कला है, विज्ञान है या कला है? यही नेचर अर्थशास्त्र का हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं अर्थशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में। प्रोफेसर किन्स ने कहा है, विज्ञान ज्ञान का वह क्रमबद्ध संग्रह है जो कारण और परिणाम के बीच संबंध को स्थापित करता है। सामान्य शब्दों में अगर हम ये कहें कि विज्ञान जो है वह तथ्यों का क्रमबद्ध अध्ययन करता है। विज्ञान के अपने नियम और सिद्धांत होते हैं। सिद्धांत कारण और परिणामों से संबंधित होते हैं। तथ्यों का संबंध एकत्रीकरण तथा विश्लेषण होना चाहिए। विश्लेषण में वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। पूर्वानुमान विज्ञान मानने पर लगाया जा सकता है। तो मोटे मोटे तौर पर एक विषय के विज्ञान होने के लिए क्रमबद्ध अध्ययन, पूर्वानुमान, वैज्ञानिक पद्धतियाँ, सार्वभौमिकता, तथ्यों का एकत्रीकरण, कारण और परिणाम की विवेचना, ये सब उस विषय के संदर्भ में विशेषताएं होनी चाहिए, तब हम किसी एक विषय को विज्ञान कह सकते हैं। हम अर्थशास्त्र को यदि एक विज्ञान के रूप में देखते हैं तो इसके पक्ष में अर्थशास्त्री कुछ तर्क देते हैं। वो तर्क इस प्रकार है कि अर्थशास्त्र भी क्रमबद्ध अध्ययन करता है। हम कारण और परिणाम की विवेचना करते हैं। उपभोग के सिद्धांत जो है वो ये बताते हैं, जैसे मान लीजिए कि उत्तरोत्तर अगर हम किसी वस्तु का उपभोग करते हैं तो उससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटती हुई होती है। तो एक क्रमबद्ध अध्ययन है, सीधा हम उससे किसी वस्तु के उपभोग से मिलने वाली उपयोगिता पे नहीं जा रहे। क्रमबद्ध रूप से अगर लगातार व्यक्ति उपभोग करता है तो उसका रिजल्ट क्या रहेगा, उसकी विवेचना वहाँ हम कर रहे हैं। तो कोई भी सिद्धांत हो, चाहे व्यष्टि अर्थशास्त्र का हो, समष्टि अर्थशास्त्र का हो, आर्थिक नियोजन से संबंधी हो, अर्थशास्त्र के सभी नियम क्रमबद्ध अध्ययन के ऊपर आधारित होते हैं। दूसरा इसके लिए कहा जाता है आर्थिक नियम। अन्य विज्ञानों की भांति अर्थशास्त्र के भी अपने नियम हैं। इन नियमों को आर्थिक नियम या आर्थिक सिद्धांत कहा जाता है। कि इकोनॉमिक्स के खुद के नियम हैं। ये नहीं है कि हम यहाँ राजनीति शास्त्र के नियमों को पढ़ रहे हैं। अर्थशास्त्र के आर्थिक नियम है। मांग का नियम है, जैसे उत्पादन का नियम है, जनसंख्या सिद्धांत के नियम है, सब हमारे आर्थिक नियम है। नेक्स्ट जो पक्ष में तर्क देते हैं वो ये कहते हैं कि हम अर्थशास्त्र में वैज्ञानिक रीतियों का प्रयोग करते हैं। हम वैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं। वैज्ञानिक रीति के आधार पे हम कारण और परिणाम की विवेचना करते हैं और उसके आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं। फिर जिस तरह विज्ञान में भविष्यवाणियां संभव है, अर्थशास्त्र में भी नियमों और सिद्धांतों का प्रयोग करके हम भविष्य के लिए अनुमान लगा सकते हैं कि आर्थिक घटनाओं के लिए, कि भविष्य में मंदी की स्थिति आएगी कि तेजी की स्थिति आएगी, कीमतें बढ़ेंगी कि घटेंगी। तो भविष्य के लिए जो है भविष्यवाणियां की जा सकती है। इसी तरह अर्थशास्त्र को एक विज्ञान मानने वाले ये भी कहते हैं कि हम यहाँ जो मुद्रा रूपी मापदंड लेते हैं वह भी इसे विज्ञान बनाने में जो है सहायक सिद्ध होता है। आर्थिक घटनाओं को मुद्रा रूपी पैमाने के द्वारा हम माप सकते हैं, इसलिए अर्थशास्त्र एक विज्ञान है। लेकिन कुछ लोग इसे विज्ञान नहीं मानते हैं।
जो लोग इसे विज्ञान नहीं मानते हैं वो लोग जो है वो तर्क ऐसे देते हैं कि एकमतता का अभाव। अर्थशास्त्र के संदर्भ में कहा भी जाता है कि जहाँ 7 अर्थशास्त्री बैठे होंगे वहाँ आठ मत जो है वो होंगे। तो सारे अर्थशास्त्री किसी सिद्धांत के लिए एक मत हो ऐसा जरूरी नहीं है। आंकड़ों और तथ्यों में परिवर्तन कि मनुष्य के व्यवहार का हम अध्ययन कर रहे हैं, निरंतर चलती हुई प्रक्रियाओं का हम अध्ययन कर रहे हैं, तो आंकड़े और हमारे जो तथ्य हैं वह बदलते रहते हैं। मानव का स्वभाव बदलता रहता है, हमारे सिद्धांत दीर्घकाल तक चलते हैं, तो दीर्घकाल तक सभी परिस्थितियां भी बदल जाती हैं। इसलिए अर्थशास्त्र जो है वो विज्ञान नहीं है। फिर कुछ अर्थशास्त्री ये भी कहते हैं कि विज्ञान में जिस तरह से सटीक भविष्यवाणियाँ होती हैं, हम अर्थशास्त्र में उस तरह की भविष्यवाणियाँ नहीं कर सकते। हम सिर्फ अनुमानों के आधार पर ही भविष्य के लिए कुछ कहते हैं, वैसा हो जरूरी नहीं है। मुद्रा रूपी मापदंड को भी लोग अनिश्चित मानते हैं, क्योंकि मुद्रा का खुद का मूल्य जो है वह भी घटता बढ़ता रहता है, वह खुद अनिश्चित है। तो उसके द्वारा हम मुद्रा रूपी मापदंड के द्वारा हम विभिन्न आर्थिक क्रियाओं को अगर मापेंगे तो वो भी अनिश्चित होंगी। एक तर्क ये भी दिया जाता है कि विज्ञान में तो प्रयोगशालाएं हैं विज्ञान के नियमों की जो है वो सत्यता को जांचने के लिए, लेकिन अर्थशास्त्र में सिद्धांतों की सत्यता को जांचने के लिए ऐसी कोई प्रयोगशालाएं नहीं है। हम बाजार रूपी प्रयोगशाला में ही हमारे सिद्धांतों को परखते हैं। इसलिए प्रयोगशालाओं का अभाव होने के कारण भी कुछ जो है अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र को विज्ञान मानने के विपक्ष में है। पर जो लोग अर्थशास्त्र को विज्ञान मानते हैं वो लोग ये भी कहते हैं कि अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है। तो अर्थशास्त्र को विज्ञान मानने पर भी 2 भागों में अर्थशास्त्र को बांट दिया जाता है, एक तरह से कि वास्तविक विज्ञान और आदर्श विज्ञान। अब वास्तविक विज्ञान क्या है? वास्तविक विज्ञान केवल कारण और परिणाम के संबंध को बताता है। यह केवल इस बात का अध्ययन करता है कि अमुक कारण का अमुक परिणाम होगा, परंतु परिणाम अच्छा है या बुरा है, क्या परिणाम होना चाहिए, यह बतलाना वास्तविक विज्ञान के क्षेत्र में नहीं आता है। जबकि जो आदर्श विज्ञान है वो क्या है? आदर्श विज्ञान क्या होना चाहिए इससे संबंध रखता है। यह कारण और परिणाम के संबंध में उचित अनुचित, वांछनीय अवांछनीय, अच्छा बुरा, इनका भेद बताता है। इस प्रकार अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है। इसमें आदर्श विज्ञान या नीति विज्ञान का कार्य वस्तु स्थिति के अध्ययन के बाद भी उसके संबंध में निर्णय देने से रहता है। मतलब कि वास्तविक विज्ञान जो है वो तो सिर्फ क्या है उससे तात्पर्य रखता है, और आदर्श विज्ञान क्या है कि क्या होना चाहिए उससे संबंध रखता है। अब अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है या आदर्श विज्ञान है, ये देखते हैं हम। अगर वास्तविक विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र को देखा जाए तो लोग तर्क देते हैं कि वास्तविक विज्ञान इसलिए है अर्थशास्त्र क्योंकि आर्थिक विश्लेषण जो है हमारे वो तर्कों पर आधारित है। हम ऐसे ही कोई सिद्धांत नहीं देते हैं, हम तर्क के आधार पर हमारे कारण और परिणामों की विश्लेषण करते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं। दूसरा, ये कहा जाता है कि श्रम विभाजन के सिद्धांत के अनुकूल है। आज किसी भी व्यक्ति से यह आशा नहीं की जा सकती है कि वह सारे कार्यों में वो एक्सपर्ट होगा। श्रम विभाजन का युग है आज का जो युग है,
श्रम विभाजन का यह सिद्धांत जो है वो अर्थशास्त्र पर ही लागू होता है, इसलिए अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है। फिर ये भी कहा जाता है कि अर्थशास्त्र का संबंध उन क्रियाओं से होता है जिनमें उद्देश्य पहले से निर्धारित होते हैं, कि हम कोई भी कार्य कर रहे हैं तो हम एक उद्देश्य को लेके चलते हैं, उस उद्देश्य के आधार पर ही विभिन्न क्रियाएं की जाती हैं। ये भी कहा जाता है कि यथार्थ और आदर्श के अंतराल को पाटना जो है वो बहुत कठिन होता है। क्या है, क्या होना चाहिए, इन दोनों में बड़ा अंतर है। यदि अर्थशास्त्री क्या है और क्या होना चाहिए दोनों के अध्ययन के विवाद में ही पड़ जाएगा तो अर्थशास्त्र का तो विकास ही नहीं हो पाएगा। क्या है इसके संदर्भ में अलग मत होंगे, क्या होना चाहिए इसके संदर्भ में अलग मत होंगे, तो दोनों में अंतराल जो है वो उसको हम अलग नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान मान लेना चाहिए। फिर ये भी कहा जाता है कि साम्य जो होता है वो केवल साम्य होता है, अब वो अच्छा है कि बुरा है, उसको अनुमोदन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये हम नहीं देखते हैं। संतुलन स्थापित हो गया तो वह संतुलित अवस्था का अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है तर्कों के आधार पर, इसलिए अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है। जो लोग अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान नहीं मानते हैं, आदर्श विज्ञान मानते हैं, वो अर्थशास्त्र के आदर्श विज्ञान के रूप में होने में जो पक्ष में जो तर्क देते हैं वही तर्क हमारे अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान न मानने के संदर्भ में भी होंगे। तो जो लोग अर्थशास्त्र को आदर्श विज्ञान मानते हैं वो पक्ष देते हैं कि जो मनुष्य है वो भावुक है और भावुकता का जो अध्ययन है वह हम आदर्श विज्ञान के अंतर्गत करते हैं, क्योंकि क्या होना चाहिए, क्या है, क्या होना चाहिए कि जो स्थितियां हैं वहाँ तर्क काम नहीं करेंगे। भावुकता के आधार पर ऐसा होना चाहिए, उसके आधार पे हम अगर आदर्शात्मक पहलू को जोड़ेंगे तभी अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान बन पाएगा। तो मानव की जो भावुकता है वह अर्थशास्त्र को आदर्श विज्ञान की ओर ले जाती है। फिर ये कहा जाता है कि जो श्रम विभाजन संबंधी धारणा कही गई थी वास्तविक विज्ञान के संदर्भ में वह उचित नहीं है, वह त्रुटिपूर्ण है। एक अर्थशास्त्री किसी भी विषय का अध्ययन करता है, उसके कारण और परिणाम के संबंध को बताता है, उसके उद्देश्य का निर्णय देने का कोई कार्य नीतिशास्त्री ही करता है। इसलिए जो श्रम विभाजन की धारणा है वह गलत कही गई है। ऐसा कहा गया है कि श्रम विभाजन के आधार पर कुछ लोगों को बहुत अधिक फायदा हो जाता है और कुछ जो लोग हैं वो बहुत नुकसान में रहते हैं, तो श्रम विभाजन उचित नहीं है। सीमित साधनों का सर्वोत्तम प्रयोग, इस तर्क को भी दिया जाता है अर्थशास्त्र को आदर्श विज्ञान मानने के संदर्भ में कि सीमित साधनों का सर्वोत्तम उपयोग करने के कारण जो साधन है उनका अनुचित उपयोग कर लिया जाता है, बहुत ज़्यादा उन पे दबाव डाल दिया जाता है। सीमित है साधन लेकिन हमें अधिक से अधिक उत्पादन चाहिए, अधिक से अधिक लाभ चाहिए, तो हमारी नीतियाँ इस तरह की बनती है कि हम उसको सर्वोत्तम उपयोग करें, तो वहाँ आदर्श विज्ञान नहीं, वो जो है आदर्श विज्ञान नहीं रह पाता। मानवीय प्रवृत्ति, मानवीय प्रवृत्ति जो होती है वह आदर्श मूलक है, क्योंकि मनुष्य जो है तर्क के आधार पे नहीं, भावुकता के आधार पे चलता है, आदर्श के आधार पर चलता है। क्या सही है, क्या गलत है, क्या होना चाहिए, इन सब बातों को ध्यान में रखा जाता है। आजकल सभी जगह कल्याणवादी अर्थशास्त्र विकसित हो रहा है। सभी अर्थव्यवस्थाएं देश के लोगों के कल्याण के बारे में सोचती है, तो कल्याणवादी
पहलू को ध्यान में रखते हुए अर्थशास्त्र को आदर्श विज्ञान माना जाना चाहिए। इसी तरह यह कहा जाता है कि अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान के रूप में यदि हम मानते हैं तो यह हमारे नियोजन प्रणाली को विकसित करता है। हमारी जो नियोजन प्रणाली है आर्थिक नियोजन की, वहाँ हम मनुष्य के, हमारे देश के लोगों के कल्याण को अधिक से अधिक करने के लिए साधनों का अनुकूलतम या अधिकतम उपयोग करना चाहते हैं। वही हमारे नियोजन का आधार है। तो आर्थिक नियोजन का आधार जो है वो हम तभी प्राप्त कर सकते हैं यदि हम अर्थशास्त्र को आदर्श विज्ञान के रूप में मानेंगे। अब ये तो बात हुई कि अर्थशास्त्र विज्ञान है या नहीं है। विज्ञान है तो वह वास्तविक विज्ञान है या आदर्श विज्ञान है। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि अर्थशास्त्र कला भी है। कला क्या होती है? कला किसी कार्य को करने की सर्वोत्तम विधि होती है। कला ज्ञान की वह शाखा है जो निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सर्वोत्तम विधि बतलाती है। इसलिए कला ऐसी विधियों तथा रीतियों को प्रस्तुत करती है जिससे सर्वोत्तम आदर्श की प्राप्ति की जा सकती है। तो अर्थशास्त्र कला है या नहीं है, इसके लिए जो लोग अर्थशास्त्र को कला मानते हैं वो लोग इसके पक्ष में कुछ तर्क देते हैं। उन तर्कों में एक है कि बहुत सारी हमारी समस्याएं होती हैं जो विशुद्ध आर्थिक समस्याएं होती हैं, जैसे विनिमय दर, बैंक दर, ये समस्याएं जो हैं साख से संबंधित समस्याएं हैं। तो ये विशुद्ध आर्थिक समस्याएं हैं। इसका निराकरण अर्थशास्त्री आर्थिक दृष्टिकोण के आधार पर ही कर सकता है। इसलिए अर्थशास्त्र को कला मानना आवश्यक है, क्योंकि निश्चित प्रकृति की समस्याओं में भी अर्थशास्त्र के सहयोग की आवश्यकता होती है। जैसे कोई भी राजनीतिज्ञ या समाजशास्त्री बिना आर्थिक दृष्टिकोण को समझे कोई भी उचित नीति नहीं बना सकता है। नेक्स्ट, यह तर्क दिया जाता है कि अर्थशास्त्र के वैज्ञानिक स्वरूप के विकास के लिए कोई बाधा नहीं आएगी अगर हम अर्थशास्त्र को कला मान लें तो। अर्थशास्त्र के लिए अपने विषय का अध्ययन सत्य की खोज करना नहीं होना चाहिए, बल्कि अर्थशास्त्र जो कि एक मानव विज्ञान है, इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? मानवीय समस्याओं को हल करने में सहायक हो। इसलिए अर्थशास्त्र को यदि हम इसके वैज्ञानिक स्वरूप को विकसित करना चाहते हैं तो उसके साथ साथ अगर हम इसे कला का रूप भी दे दें, कला के रूप में भी इसे स्वीकार कर लें, तो इसका कोई नुकसान नहीं होगा। इसी तरह ये भी कहा जाता है कि आजकल व्यवहारिक अर्थशास्त्र का महत्व बढ़ रहा है। कल्याणवादी अर्थशास्त्र, राजस्व, इन सब का महत्व निरंतर बढ़ रहा है। इन आधुनिक प्रवृत्तियों के आधार पर अर्थशास्त्र को कला कहना ही उचित होगा। ऐसे ही ये भी कहा जाता है कि आर्थिक नियोजन के लिए भी अर्थशास्त्र को कला के रूप में ही माना जाना चाहिए। आर्थिक नियोजन में निर्णय, निर्देश तथा नियंत्रण समस्याओं के व्यवहारिक हल का आधार खोजा जाता है। तो इस प्रकार कुछ लोग अर्थशास्त्र को कला भी मानते हैं, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, अर्थशास्त्र कला नहीं है। तो वो लोग क्या तर्क देते हैं? वो लोग ये कहते हैं कि सभी समस्याओं के समाधान के लिए अर्थशास्त्र को कला नहीं माना जा सकता। विशुद्ध आर्थिक समस्याएं एक तरफ, लेकिन सारी समस्याएं विशुद्ध आर्थिक नहीं होती हैं। ऐसे ही ये कहा जाता है कि अर्थशास्त्र विशुद्ध वास्तविक विज्ञान है, उसे कला नहीं माना जा सकता। हम ये नहीं कह सकते कि इसे अगर कला मान लें तो इसके विज्ञान होने के संदर्भ में उसके विकास में कोई बाधा नहीं आएगी। हमें
अर्थशास्त्र को विशुद्ध वास्तविक विज्ञान के रूप में ही देखना पड़ेगा। अर्थशास्त्र उद्देश्यों के प्रति तटस्थ रहते हुए नीति निर्माण से अपना कोई संबंध न रखते हुए ही कार्य करे। फिर विज्ञान और कला की प्रकृति भिन्न भिन्न है। विज्ञान किसी विषय की खोज और व्याख्या करता है, जबकि कला कार्य करने की विधि है। यह विषय की व्यवहारिक जानकारी देती है। अर्थशास्त्र को कला मानने पर उसका वैज्ञानिक स्वभाव कमजोर हो जाता है। अतः अर्थशास्त्र के वैज्ञानिक स्वरूप को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि इसे कला नहीं माना जाए। ऐसे ही कुछ लोग यह भी तर्क देते हैं कि अर्थशास्त्र नीति निर्धारण के लिए कोई सुनिश्चित निष्कर्ष प्रदान नहीं करता। अर्थशास्त्र निष्कर्ष निकालने में तो सहायक है, परंतु जो निष्कर्ष निकाले जाते हैं वे स्पष्ट और सुनिश्चित नहीं होते हैं। मार्शल अर्थशास्त्र को कला नहीं वरन कला का आधार मानते हैं। अतः अब हम ये निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र कला भी है, विज्ञान भी है, आदर्श विज्ञान भी है, वास्तविक विज्ञान भी है। क्योंकि कुछ लोग इसके विज्ञान होने के पक्ष में तर्क देते हैं, कुछ लोग इसके कला होने के पक्ष में तर्क देते हैं और कुछ लोग इसके विपक्ष में भी तर्क देते हैं। तो अर्थशास्त्र विज्ञान और कला दोनों माना जा सकता है। थैंक यू।